गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? सब ठीक? चलिए तो हम चालू करते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे कोशिका विज्ञान के बारे में। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे तरीके से। तो सेल टॉपिक था, हम लोग इसी को आगे पढ़ रहे थे। कोशिका, तो इसमें पहला पॉइंट लिख लेते हैं, साइटोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका विज्ञान। ठीक है, ये क्या है? ये है कोशिका संरचना का अध्ययन। कोशिका संरचना का अध्ययन, मतलब साइटोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का स्टडी को बोलेंगे। आजकल इसी बात को हम लोग सेल बायोलॉजी बोलते हैं। सेल बायोलॉजी बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे कोशिका जीव विज्ञान। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे। इसमें खाली हम लोग सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं देखते, सेल के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी एनाटॉमी, उसकी जेनेटिक्स, उसकी बायोकेमिस्ट्री, उसकी फिजियोलॉजी, तमाम चीजों पर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखते हैं? कोशिका संरचना और कार्य एवं प्रजनन का अध्ययन। तो पहले लिख लेते हैं इंग्लिश में कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कर दो यहाँ पर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। तो ये तीन बातें हो गई। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कोशिका की संरचना, कार्य एवं प्रजनन का अध्ययन। तो ये दोनों बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। हम लोग इधर से ये इसको लिख लिए यहाँ। ठीक है, तो कितने बच्चे आए भाई? कोई आया हो तो चैट करो। एनीवन? बच्चे लोग कोई आए हो क्लास में, चैट करो। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये दो स्टडी के बारे में हमने कर दिया। ठीक है, आधुनिक कोशिका के जनक सीपी स्वानसन।
तीसरा में लिखते हैं आधुनिक सीपी स्वानसन। ये कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। हाँ, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, इसको लिखेंगे आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक सीपी स्वानसन है। दूसरा है ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा है ना, भारत के हैं, तो इसको बोलते हैं भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी। क्या लिखेंगे? गुड मॉर्निंग बच्चे, कौन आए? मोनिका आ गई। चलो शुरू करते चलो। हमने यहाँ से शुरू किया है, आपको थोड़ा बोर्ड पर दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, ये दिख रहा है? हाँ, यहाँ से लिखो। कुछ इंफॉर्मेटिव चीज है, उसको जानकारी लेना जरूरी है। ए.के. शर्मा, इंडियन फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी है, इसी को लिखेंगे भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। ये सब काम आने वाली चीजें हैं, इससे जरूरी है जानना। ठीक हो गया? चलिए, और कुछ साइंटिस्ट का नाम बताते हैं हम। है ना, यहां तक चलो। पांच नंबर पे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन साहब है? 1665 में इनका किताब है, बुक का नाम लिखो पहले। बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया है ना, माइक्रोग्राफिया। इसी में फर्स्ट टाइम इन्होंने जो टर्म है सेल, ये दिया इसी में। ठीक है, हाँ। सबसे पहले उन्होंने कोशिका को कॉर्क के एक टुकड़े में देखा, है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा? कोशिका को कॉर्क के, कोशिका को एक कॉर्क के टुकड़े
में देखा, ऐसे लिखो, है ना। ये कॉर्क टुकड़ा, और ये जो सेल था ये कैसा सेल था, ये मृत सेल था, मृत कोशिका थी ये। हाँ, और किस प्रकार का था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था ये। किस प्रकार का था, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, छत्ते की तरह। कैसा था ये, इस प्रकार का था। इस प्रकार का था ये, है ना। ये सब सेल था। ये है, इसको बोलते हैं हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रॉबर्ट हुक साहब की बात हो गई। छठा पे आओ, उसका नाम था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। एक्सक्यूज मी, ये टाइम रहा होगा 1665। ये सब नोट करते चलो, ठीक है। 1674 में ल्यूवेनहॉक का टाइम आया, 1674। सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका को देखा, तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना। ल्यूवेनहॉक ने पहले जंतु कोशिकाओं का अवलोकन किया। सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। हो गया, और आ जाओ, अवलोकन किया और उन्होंने एनिमल कुल कहा। दूसरी बात इन्होंने क्या किया, कि पहले, सबसे पहले जंतु कोशिकाओं, एनिमलक्यूल कहा। सबसे पहले किसको कहा, जंतु कोशिकाओं को, जंतु कोशिकाओं को। चलो ठीक हो गया, इतनी बातें समझ में आ रही है मोनिका, अंडरस्टैंड। मोनिका गुड मॉर्निंग बोलिए, यस या नो, यस लिखिए अगर समझ में आ रही है तो। बाकी लोग भी लिखो भाई, 5 लोग आ गए हो, कौन कौन आए हो नाम लिखो। हेलो, यस, और लोग भी लिखो, कौन कौन आए हो, जल्दी लिखो, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग कोशिका इस पर सेल थ्योरी पे आते हैं। अब हेडिंग करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, इसमें 2-3 बातें हैं। कोशिका सिद्धांत में क्या है ना, एलओपी क्या हुआ। चलो कोशिका सिद्धांत के बारे में देखो। कोशिका सिद्धांत को देने वाले पहले 2 वैज्ञानिक हैं, है ना, स्लाइडेन
स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। ठीक है, स्लाइडेन क्या थे? स्लाइडेन और स्वान, सुनो, स्लाइडेन थे बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट का मतलब वनस्पति शास्त्री थी, वनस्पति शास्त्री, और ये थे जूलॉजिस्ट, मतलब ये जंतु विज्ञानी, जंतु विज्ञानी थे ये। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत दिया अलग अलग दोनों ने, इसने और इसने, दोनों ने मिला करके 1838-39 में दिया। कब दिया? 1838 और 39 में। हाँ, एमजे स्लाइडेन साहब थे, वनस्पति शास्त्री थे ये, एमजे स्लाइडेन पूरा नाम इनका था, एमजे स्लाइडेन। ठीक है ना। और टी स्वान थे, टी स्वान का मतलब होता है थियोडोर स्वान। तो ये वनस्पति शास्त्री जो थे, इन्होंने 1838 में, 1838 में, और ये 1839 में, अलग अलग दिया था। और ये ब्रिटिश थे, ये जर्मन थे, ये भी समझ लो। ये कहाँ के थे? ये जर्मन थे, जर्मनी के थे ये, और ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश थे ये। ठीक है, अब जो कोशिका सिद्धांत है, तो ये हो गया कि हमने बता दिया कोशिका सिद्धांत के मुख्य पॉइंट क्या है। तो यहां पर लिखेंगे मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु क्या क्या है, इस पर बात करते हैं। हाँ, पहला पॉइंट लिखोगे कि सभी जीव कोशिकाओं और कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ से बने होते हैं। इसके मुख्य बिंदु नंबर 1 पे आओ। सभी जीव कोशिका तथा कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थों से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट, अब ये बातें तो हो गई कि ऑल सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, सब सेल से बने होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं, मतलब जितने भी है जीव, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सबका बॉडी किससे बना होगा? सेल के बना होगा। ये बात तो क्लियर हो गई, सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। लेकिन सेल आया कहां से? इसको कहने वाले रुडोल्फ विर्चो थे, और रुडोल्फ विर्चो ने एक लाइन बोला कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे एक सेल बनेगा। ठीक है, उस लाइन को हम लिख देते हैं कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से
कोशिका से बने होते हैं। बने होते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में लिखने की भी जरूरत है क्या भाई? इसको इंग्लिश में भी लिखूं क्या कि हिंदी से काम चल जाएगा? यस या नो? मोनिका, किस में कंफर्टेबल हो? ये हिंदी से ठीक चल रहा है या इंग्लिश में भी लिखूं इसको? टेल मी, बोलो। मोनिका और लोप, हिंदी ठीक है? चलो ठीक है फिर, ठीक है ना? चलो गुड। तो ये हो गया 2 पॉइंट। ये कहना था, इसमें एक लाइन था ये, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा हम इंडिकेट कर दें, है ना? 1855 में इस स्टेटमेंट को देने वाले थे। एक स्टेटमेंट है इंग्लिश का जो हिंदी में मैंने लिखा। स्टेटमेंट था ओमनिस सेलुला ई सेलुली, ठीक है? ये लाइन था। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, अंग्रेजी में लिखता हूं, सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? ये इंग्लिश था। अब इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ सो समझो। इसका मतलब हिंदी में हुआ कि यही बात मतलब हुआ कि कोशिका जो है पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होते हैं या बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको किसका था? यह स्टेटमेंट था बाय रुडोल्फ विर्को का था। और ये रुडोल्फ विर्को साहब का स्टेटमेंट कब आया था? ये स्टेटमेंट था, ये था 1855 में। ये लिख लीजिए। तो 2 स्टेटमेंट हमने दिया, अभी तीसरा स्टेटमेंट बाकी है, ठीक है ना? हाँ, तीसरा पॉइंट लिखोगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है हाँ जी, देखो, जो स्लाइडेन स्वान ने बोला वो तो 2 ही लाइन बोला। वो सेल थ्योरी, अगर सेल थ्योरी दिया हुआ है तो सेल थ्योरी तो स्लाइडेन स्वान के दिया हुआ है, उसमें एक ही लाइन बोला गया कि आइदर इट इज प्लांट सेल चाहे एनिमल सेल। वो सेल का बॉडी जो बना होगा, जैसे बट वृक्ष का पेड़ है तो वो प्लांट सेल का बना होता है, आदमी का बॉडी है तो वो एनिमल सेल का बना होता है। लेकिन उसमें एक बात आई, उस बात को एक्सटेंड किया गया, उसी सेल थ्योरी में एक कमी रह गई कि भाई कि सेल कहाँ से आया, तो रुडोल्फ विर्चो ने उसमें ऐड किया और फिर उस सेल थ्योरी को एक्सटेंड करके कंप्लीट सेल थ्योरी बनाया गया। इसको तब रुडोल्फ विर्चो ने एक लाइन बोला कि सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, समझे? तो यह जो है स्लाइडेन
तो इसमें एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये जो है एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो सेल थ्योरी इसको मिला करके कंप्लीट होता है। अब तीसरा है कि सभी कोशिकाएं है ना, मूल रूप से संरचना एवं उपापचय है ना, उपापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म हिंदी इंग्लिश लिखता हूं, में समान होते हैं। उपापचय क्रिया में समान होते हैं। ठीक हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और चौथा पॉइंट है किसी जीव की महत्वपूर्ण गतिविधियां किसी जीव की महत्वपूर्ण गतिविधियां उसकी कोशिकाओं के गतिविधियों के कारण होता है, गतिविधियों के कारण होता है। लिख लो, ठीक है। इसलिए आप, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ कोई बॉडी है ना, तो ये कर सांस लेता है, तो ये सांस नहीं लेता, इसका सेल सांस लेता है, ये समझो क्या है कि नहीं। हाँ, मतलब ये कोई बॉडी है, कोई ये शरीर है, मान लो लाइफ है, तो इसका जो है ये कोशिका है ना, कोशिका श्वसन करता है, शरीर का जो श्वसन है, तो ये इसका श्वसन किसके द्वारा है, इस सेल के द्वारा। मतलब कि बॉडी की जो भी एक्टिविटी है तो वो सेल की एक्टिविटी है, इसका मतलब ये हुआ। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो इतना में। लोप आपका क्लियर हुआ। वीरको की सेल थ्योरी का श्वान थ्योरी का पार्ट है नहीं, पार्ट नहीं है उसका, वो अलग है, उन्होंने उसमें ऐड किया था। हाँ, सेल थ्योरी का पार्ट जरूर है, लेकिन स्वान थे और स्लाइडिन की जो सेल थ्योरी उसको एक्सटेंड करके अलग से उन्होंने कंप्लीट सेल थ्योरी बनाया था, सेल डॉक्ट्रिन। क्लियर करो, यस या नो। लोप समझ में आया, यस या नो। लिखो, इंटरेक्ट करो भाई। चलिए, तो ये बातें हो गई। तो सेल थ्योरी के तो 3 पॉइंट लिखा है। फिर तीसरा लिखेंगे, प्रत्येक कोशिका में आनुवंशिकता की एक इकाई होती है। चौथा पॉइंट भी लिख लो इसका। तीसरा चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट हो जाएगा ये। हाँ, प्रत्येक कोशिका में आनुवंशिकता की एक इकाई होती है।
होती है। ठीक हो गया, तो इतना नोट कर लो पहले, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। चलिए, क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ हमने सेल थ्योरी करा दिया, ठीक है। सेल थ्योरी के कुछ अपवाद हैं, उसको भी जानना चाहिए आपको। सेल थ्योरी के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन, अपवाद। कौन कौन से अपवाद है भाई? सेल थ्योरी के अपवाद कौन कौन है? एग्जाम्पल लिख लो, ये कहाँ लागू नहीं होती है ना। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, तो वायरस इसका अपवाद है। वायरस जो है इसका अपवाद है पहला, समझे। दूसरा में मोनेरा और प्रोटिस्टा, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार सभी अकोशिकीय जीव जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा वाउचेरिया एंड राइजोपस, वाउचेरिया राइजोपस, इसका सबका उदाहरण का यह बाद है। प्रोकैरियोट्स, परिपक्व आरबीसी, परिपक्व आरबीसी क्यों अपवाद है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स जो है में कई सेल ऑर्गेनेल्स जो है ना एब्सेंट होते हैं, तो यह भी हो गया। कितने सारे आपको, हाँ चलिए, तो ये हो गया हमारा कहानी खत्म। ओके, तो इतनी बातें क्लियर हुई। ये हमने थोड़ा सेल थ्योरी के बारे में और कुछ जानकारी दी। सेल के साइज के बारे में पता है आपको कि सेल का जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम बांटते हैं, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कोशिका का साइज एवं आकार देख लेते हैं। हेडिंग करोगे, नेक्स्ट हेडिंग, कोशिका का साइज है ना एवं शेप, ये हम दोनों कुछ बातें कर लेते हैं इस पर। पहला देखो, आपको क्या लगता है कि जितने भी सेल हैं सबका शेप साइज सब एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? बोलो, सबके शेप साइज अलग अलग होते हैं, है ना। पहला पॉइंट लिख लो कि कोशिकाएं आकार गतिविधियों में बहुत भिन्न होती हैं। कोशिकाएं आकार में एवं गतिविधियों में भिन्न होती हैं, भिन्न
होती हैं। सारे जितने भी सेल हैं सब अलग अलग का सेल का आकार होता है। सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटी कोशिकाएं होती है माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिकाएं, कोशिका मान लो किसका है भाई? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की कितनी छोटी होती है? ये 0.03 के साइज का होता है। तो 0. लंबाई में केवल लंबाई में इसका 0.03 माइक्रोमीटर है। जीरो पॉइंट 3 माइक्रोमीटर की लंबाई होती है। इतनी छोटी है। इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? पीपीएलओ। पूरा नाम होता है इसका प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसी को माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। दोनों नाम है ये, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का एक उदाहरण है ये, है ना। जो पीपीएलओ है इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। इसी माइकोप्लाज्मा का एक उदाहरण है ये पीपीएलओ, ठीक है। बैक्टीरिया की साइज जो है, बैक्टीरिया की साइज कितनी है? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। जीवाणु की साइज कितनी है? बताओ जी, जीवाणु की साइज कितनी है? 3 से 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी जो है शुतुरमुर्ग का अंडा, पृथक एकल कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? पृथक कोशिका, इसका लिखना चाहिए। सबसे बड़ी पृथक, अलग कोशिका, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को ही बोलते हैं हिंदी में शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा, लिख लो इसको, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद में अपने जो मानव लाल रक्त की कोशिका का कितना साइज है? ठीक है जी, अब आ जाओ यहाँ पे। मानव मानव लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, इसका साइज कितना बड़ा है? मतलब आरबीसी, आरबीसी का साइज है 7.0 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर का। और सबसे लंबी कोशिका किसकी है? सबसे लंबी कोशिका किसका है? तो है सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन है, न्यूरॉन है। अच्छा, इंग्लिश लिखने की जरूरत है क्या कि हिंदी से काम चल जाएगा जी? लोग, क्या मैं इंग्लिश भी लिखूं या हिंदी हिंदी काफी है? लोग बोलो। प्रीतम सिंह रावत,
ठीक है, सब लोग हिंदी चाह रहे हैं, बोलो बोलो। क्लास ठीक चल रहा है, समझ में आ रही है तो बोलो यस। भाई फीडबैक बताओ जल्दी। इसमें आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिखो या खाली हिंदी चलेगा? मोनिका बोल रही है यस। चलो, बाकी कोई समस्या हो हमें बताओ। चलो, तो ये हो गया, कुछ कुछ बातें ऐसी हो गई। अब आइए हम आपको बताते हैं। ये तो हो गया साइज के आधार पे। अब आ जाओ आकार। आकार कैसे है कोशिका का आकार? कोशिका का आकार, शेप, ये भी भिन्न भिन्न होती हैं, है ना। कोशिका का आकार उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर भिन्न होता है। तो ये किसके आधार पे होता है? कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न होता है। जैसा काम करता है कोई सेल, उसके आधार पे, फंक्शन के आधार पे, ठीक है। जैसे ये कैसे कैसे शेप हो सकते हैं? डिस्क के हो सकते हैं, डिस्क के आधार पे हो सकते हैं। अब एग्जांपल ले लेता हूं। डिस्क, डिस्क शेप का होता है। डिस्क शेप का कौन होता है? आरबीसी। डिस्क का मतलब हुआ आरबीसी, ये है ना, ये आरबीसी है आपका, आरबीसी, ठीक है। इसके बाद बहुभुज, स्तंभाकार, मतलब कि बहुभुज, बहुभुज किसका होता है भाई? बहुत सारा सेल होता है। स्तंभाकार, घना, बहुत टाइप के होते हैं। अमीबॉयड नेचर का भी होता है। अमीबॉयड, ये होता है डब्ल्यूबीसी का, इस तरह से। और लिख लो, इलोंगेटेड है। मीसोफिल सेल का राउंड एंड ओवल, राउंड एंड ओवल, ये होता है मीसोफिल सेल का। मीसोफिल सेल कैसा होता है सो देखो यहाँ, है ना, इस प्रकार के सेल होते हैं। ये हो गया, ये प्रकार का सेल है। ये मीसोफिल सेल है, लीफ में पाया जाता है। ट्रैकीड जो है इलोंगेटेड सेल है। इलोंगेटेड सेल है, लंबा सेल है, इलोंगेटेड सेल है। एग्जाम्पल है इसका ट्रैकीड। ट्रैकीड जानते हो, जाइलम फ्लोएम में होता है, ये इस प्रकार का सेल होता है। रुक जाओ, ये जो सेल है ये ट्रैकीड का सेल है, इलोंगेटेड सेल। और नर्व सेल ब्रांच्ड, जैसे एक सेल है ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ये है न्यूरॉन। कैसे भाई? ये समझ लो, जैसे यहाँ है ये, तो इसकी ब्रांचिंग होगी ऐसे करके। देखो जैसे ये सेल है, हाँ,
ए हुआ, ये न्यूरॉन का सेल है, तो ये ब्रांचिंग भी है और आपका ये भी है, तो ये नोट कर लोगे। ठीक है, तो ये हमने शेप और साइज के आधार पे बता दिया। अब चलते हैं कि न्यूक्लियस के आधार पे सेल को दो भाग में बांटते हैं। जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, केंद्रक, उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जिसका डेवलप है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो आ जाओ, हेडिंग करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल जो है, इसका आधार क्या करोगे, बेसिस क्या है, मतलब आधार किसके आधार पे बांटोगे, तो आधार है केंद्रक। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आधार पे दो भाग में बांटते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, इसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, ये जो है पूर्ण विकसित नहीं होता, पूर्ण विकसित नहीं होता है। और इसका एक उदाहरण ले लो, जीवाणु, है ना। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल, मतलब हुआ यू का मतलब होता है ट्रू, मतलब रियल में रियल न्यूक्लियस होगा यहाँ पे। कैरियन का मतलब टर्म होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, तो रियल न्यूक्लियस आपको यहाँ पर मिलेगा, रियल केंद्रक मिलेगा। अब कहोगे रियल केंद्रक किसे कहते हैं, तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है, मतलब क्या बोलते हैं, चलो इतना तो समझ लो, ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं यहाँ। इसके क्या मतलब है, ट्रू न्यूक्लियस के मतलब है, जैसे ये सेल है तुम्हारा, तो इसमें ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा इसमें। ठीक है, पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, हिंदी का मतलब होता है, हिंदी में लिख दो केंद्रक झिल्लिका, केंद्रक झिल्ली, है ना, ये इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, इसके बाद में ये इसके अंदर में रहता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म। सबका मीनिंग समझो, क्यों कहते हैं यूकैरियोट, है ना। तो भाई इसमें ये सब चीज होता है। दूसरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी ये दूसरा पॉइंट यहाँ लिखो, दूसरा पॉइंट यहाँ लिखो, न्यूक्लियोलस, यहाँ पर न्यूक्लियोलस है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तीसरा है आपका, सॉरी यहाँ पर लिखना चाहिए था, गलती यहाँ लिखा गया, यहाँ होगा। ठीक है, इसके बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये सब होते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर दो भाग बांट दिए। अब हम आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताते हैं, फिर यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे। आ जाओ, आगे बढ़ूं, नोट कर लिया सब लोगों ने, आगे बढ़े। ऋचा भट्ट, समझ में आ रहा है, ऋचा भट्ट को समझ में आ रहा है, ऋचा भट्ट। चलो, अब हम पहले देखते हैं, पहला है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल।
इसका उदाहरण हमने लिखा था जीवाणु का सेल, जीवाणु कोशिका। तो इसका देखते हैं जीवाणु कोशिका कैसी होती है। और भी है, खाली यही एग्जाम्पल नहीं है, एक ये है, दूसरा है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी जिसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, एक स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं आपको। जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। जीवाणु कोशिका की संरचना, यहां तक आओ। देखो देखो, पहले क्या करना कि सबसे पहले ये बनाओ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं बीच में इसमें से है ना, क्या रहेगा, सो देखो ये अंदर की तरह इस तरह से घुमा रहेगा, इसको समझ लेना, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर ये बाहर की तरह भी घुमा रह सकता है इस तरह से, छोटा छोटा, फिर बहुत ज्यादा बड़ा भी रह सकता है ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा रह सकता है। सुनिए, तो ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं मीसोसोम, मीसोसोम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिम्बरी। अंग्रेजी में ही लिखो इसको, क्योंकि ये इंग्लिश का टर्म है फिम्बरी, फिम्बरी ऐसे लिख दो, फिम्बरी। और ये है पिलाई, पिलाई, ये है फ्लैजेला, फ्लैजेला, ठीक है, हो गया। अब इसके ऊपर में एक कवरिंग और है, ये असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, कोशिका झिल्ली, ठीक हो गया। इसके ऊपर में एक और लेयर रहता है, इसको बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, भित्ति। और इसके ऊपर में भी एक और लेयर रहता है, सुनोगा जरा सा, इसके ऊपर में एक और लेयर है, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल, या इसको तो मिटा दो भाई,
ये है आपका, कैसे कैसे कर दिया, सेल वॉल तो आपका ये है, ठीक है। ये है आपका कैप्सूल या स्लाइम लेयर ही बोलते हैं इसको, स्लाइम लेयर, समझे ना। अब इस तीनों मिला करके इसको बोलते हैं सेल इन्वेलप, ठीक है। और इसी में न्यूक्लियोइड जो है, न्यूक्लियस जो है ऐसे बिखरा रहता है। ये न्यूक्लियोइड है इसका, न्यूक्लियस ट्रू नहीं है तो इसलिए न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास राइबोसोम्स मिल जाएंगे इस तरह से। राइबोसोम जो है 70S का है, ठीक है। इसी में सर्कुलर डीएनए मिल जाएगा आपको, सर्कुलर डीएनए है, और कुछ वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स मिल जाएगा रिजर्व फूड के रूप में, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। तो चलिए, ये इसका हो गया साइटोप्लाज्म, दिस इज इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है बच्चे लोग। तो ये हो गया हमारा, इसको बना लो जल्दी से, ठीक है। फटाफट करो, 2 मिनट में क्लास ओवर होगा। बना लो इसको। प्रोकैरियोटिक सेल कर दिया, कल हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ाएंगे आपको डिटेल में, बनाते रहो। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो, एनी प्रॉब्लम। बताओ। आहा, ठीक है बच्चों, चलो क्लास ओवर करें। हाँ जी, ब्लू ग्रेनली को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया उसी का नाम है। और कोई क्वेश्चन? चलिए फिर क्लास ओवर करते हैं, ठीक है बच्चों। कल फिर 8 बजे आ जाना, टाइम से आ जाओ।